कहां से आया था मर्डर का ऑर्डर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, डॉन को कितनी गोली लगी है, किसने कहां कहां गोली मारी है और कितनी गोलियों के बाद अतीक की मौत हुई है। न सिर्फ अतीक बल्कि अशरफ, अतीक और अशरफ को कितनी गोलियां लगी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अतीक की बॉडी आप देख रहे हैं, यह अतीक की एक्सरे रिपोर्ट है। पहली गोली अतीक की कनपट्टी पर पड़ी थी, ये इस रिपोर्ट से कम यह साफ हो रहा। अतीक और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम हो गया। प्रयागराज के रूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है, यानी कैमरा लगा था, उसकी मौजूदगी में अतीक का पोस्टमार्टम हुआ है। 5 डॉक्टर्स का पैनल था जो पोस्टमार्टम कर रहा था। पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग की गई, पूरी तरह से देखा गया कि अतीक और अशरफ के शवों में कहां कहां गोलियां हैं, लेकिन गोलियां शरीर से बाहर नहीं निकली, यानी जो बुलेट लगी, जो बुलेट के एंट्री पॉइंट तो थे लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं थे। शवों का इसलिए एक्सरे कराया गया कि गोलियां कहां से निकली। एक्सरे से पता चला कि गोलियां कहां कहां फंसी हुई हैं। और अतीक के पूरे शरीर में देखिए जरा, पूरे शरीर में बताया गया 8 गोलियां लगी हैं। एक ऊपर आप देख रहे हैं जो पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियां अतीक को लगी हैं। पहली गोली अतीक के सिर में लगी जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, दूसरी गोली अतीक की पीठ में लगी और तीसरी गोली अतीक के कमर में लगी आकर। अब आइए, अब अशरफ की बॉडी आप देख रहे हैं। अशरफ की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में स्कैन किया गया, पूरा एक्सरे हुआ। अशरफ की बॉडी में 5 गोलियां लगी। पहली गोली टॉप पर आप देख रहे हैं क्योंकि अशरफ को भी पीछे से गोली मारी गई थी। पहली गोली अशरफ के सीने में उसके बाद लगी, दूसरी गोली अशरफ के सिर में जाकर लगी और तीसरी गोली अशरफ की पीठ में लगी है। तो 5 गोली देखिए, 1 2 3 4 5 गोली अशरफ को लगी है। इन 5 गोलियों के बाद इनका पोस्टमार्टम पूरा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अब से कुछ वक्त पहले तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली दिन में सुबह लगभग 9 बजे इनको बता दिया गया था जो कबर खोद रहे हैं कि 2 कबर खोदनी है आपको, अतीक और अशरफ की। ये वही जगह है जहां असद को दफनाया गया था। सुबह से ही कबर खोदनी शुरू हो गई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अतीक और अशरफ के जो शव थे वो कब्रिस्तान में लेकर आए गए। रात के अंधेरे में इन्हें दफनाया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को दफन किया गया है। देखिए जरा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। और अतीक अहमद और अशरफ अहमद के शव का पोस्टमार्टम किया गया और फिर इन शवों को परिवार को सौंप दिया गया। अतीक और अशरफ के शव को रिसीव करने के लिए अतीक अहमद के ससुर, बहनोई और चचेरे भाई अस्पताल पहुंचे। उधर अतीक का शव सौंपा जा रहा था, इधर कब्रिस्तान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। प्रयागराज के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। हर एक पर नजर रखी जा रही थी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। थोड़ी देर बाद अतीक का परिवार दोनों के शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा, कसारी मसारी के उसी कब्रिस्तान में जहां उनके पुरखे दफनाए गए थे, जहां शनिवार को अतीक का बेटा दफनाया गया था असद। एम्बुलेंस में अतीक की डेड बॉडी के साथ अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बैठे थे, जिनमें एक का नाम एबान और दूसरे का नाम इज़हम है। दोनों काली टी शर्ट में थे। चेहरे पर पिता को खोने का गम साफ देखा जा सकता था। ये दोनों वो नाबालिग हैं जो अब तक बाल सुधार गृह में थे। एम्बुलेंस पहुंचने के थोड़ी देर बाद अतीक के भाई अशरफ की दोनों बेटियां वहां पहुंची और बताया जा रहा है कि अशरफ की केवल 2 बेटियां हैं और दोनों यहां पहुंची थी। एक दिन एक जगह और एक ही परिवार के 2 शवों को दफनाने का ऐसा दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और सच स्वीकार करना ही पड़ता है। इस दौरान अतीक के बेटे तो आए, अशरफ की बेटियां भी आईं, नाते रिश्तेदार भी आए, लेकिन सबको जिसका इंतजार था वो नजर नहीं आई और वो थी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। मीडिया के कैमरे शाइस्ता को तलाश रहे थे। जब भी बुरके में कोई महिला दिखती, मीडिया इस उम्मीद में दौड़ पड़ता कि कहीं वो शाइस्ता तो नहीं, लेकिन वो नजर नहीं आई। दरअसल उमेश पाल हत्या केस में शाइस्ता भी आरोपी है, वो फरार चल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन खबर थी कि अपने पति के अंतिम संस्कार में शाइस्ता भी आ सकती हैं, लेकिन नहीं आई। अतीक के जनाजे में करीब 30 से 40 लोग शामिल हुए थे।
इनमें सभी करीबी नाते रिश्तेदार के लोग थे। बाहरी किसी को इजाजत नहीं दी गई थी। अतीक का शव जहां दफनाया गया है, कल उसी जगह पर असद को भी दफनाया गया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब अतीक का मर्डर हुआ उसके फौरन बाद, ये अतीक का बेटा आप देख रहे हैं उमर, उमर फिलहाल जेल में बंद है। उमर को अभी फिलहाल जेल में, एक मामले में उमर जेल में, लखनऊ की जेल में उमर बंद है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं अली की तस्वीर। अली भी जेल में है, यानी अतीक का दूसरा बेटा भी जेल में है, नैनी जेल में। प्रयागराज की नैनी जेल में ही अली भी है, जहां अतीक और अशरफ थे, लेकिन वो बाहर मेडिकल के लिए आए हुए थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इन दोनों को खबर दी गई कि अतीक अब नहीं रहा। अतीक को शूट आउट में मार गिराया है। किसने मारा है, शूटर्स कौन थे, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेटों का रिएक्शन बताने जा रहा हूं। उनके बेटे जो जेल में थे, ये आप देख रहे हैं। बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है। शूट आउट हुआ, अतीक का मर्डर हुआ, उसके बाद उमर को बताया गया। अतीक की हत्या की खबर सुनकर उमर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते बताया गया बेहोश हो गया। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और भाई असद की मौत से पहले से गम में था। पिता चाचा की मौत से गहरे सदमे में आ गया उमर। दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है और अतीक की हत्या की खबर सुनते ही वो भी बेसुध हो गया। होश में आया तो फूट फूट कर रोने लगा और सिर पर हाथ रखकर रात भर आंसू बहाता रहा। ये दोनों बेटे आज नहीं आए थे। उमर और अली जब दफनाया गया अतीक और अशरफ को, ये दोनों नहीं थे, लेकिन ये दोनों बेटे जो नाबालिग बेटे हैं, ये दोनों आए थे। नाबालिग बेटे एजम और एबान दोनों बाल सुधार गृह में बंद हैं। दोनों को प्रयागराज के जिस बाल सुधार गृह में रखा गया है, वहां जब अतीक की हत्या हुई, हत्या के फौरन बाद उनकी टीवी का कनेक्शन काट दिया गया था ताकि वो अतीक हत्याकांड की तस्वीरें ना देख सके। इस वजह से काटा गया और हत्याकांड की खबर सुनकर विचलित ना हो। अब सवाल यह है कि अतीक और अशरफ के मर्डर का ऑर्डर किसने दिया, किसने मरवाया डॉन को? रिपोर्ट देखिए। किसने बनाया था बीच सड़क पर डॉन के मर्डर का प्लान? किसने दिया था अतीक के मर्डर का ऑर्डर? क्या वाकई गैंगवॉर में गई डॉन की जान, या माफिया के मर्डर के पीछे था कोई बड़ा प्लान? अब आइए आपको बताने जा रहा हूं, तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। कल आपने शूट आउट देखा पूरा, ये देख रहे हैं ये, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, देखिए कहां है अतीक और अशरफ दिखाई दे रहा है। ये दोनों जंगल में, यानी अतीक और अशरफ को जब मारा गया उससे पहले इन्हें जंगल में ले जाया गया था। क्यों जंगल ले जाया गया था? 2.5 घंटे पहले तक ये क्या कर रहे थे दोनों जंगल में, उसके बाद जंगल से लेकर आया गया। आपको ये जानना जरूरी है कि शूट आउट से पहले, मर्डर से पहले 2.5 घंटे तक अतीक और अशरफ कहां थे, उन्हें कहां कहां ले जाया गया और किस किस जांच से गुजरे थे? क्या इसके पीछे कोई है? यूपी के इतने बड़े माफिया का इस तरह अंत होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। पहली बार में तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद का मर्डर हो गया। अतीक और अशरफ को भी इस बात की आशंका नहीं रही होगी कि पुलिस की घेराबंदी में, मीडिया की मौजूदगी में सरेआम उसे मौत के मुंह में सुला दिया जाएगा, और वो भी उसी के शहर प्रयागराज में, जहां अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह था, जहां उसके नाम की तूती बोलती थी, जहां उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले के आखिरी 2.5 घंटे सबसे अहम रहे, जिस दौरान हत्यारे अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। दरअसल शनिवार की रात 8 बजे पुलिस अतीक और अशरफ को कसारी मसारी के जंगलों में लेकर पहुंचती है, जहां वो दोनों की बताई हुई जगह पर सर्च करती है। इस सर्च में 2 विदेशी पिस्टल और 58 कारतूस बरामद करती है। इसमें एक अमेरिकन कोल्ट पिस्टल थी। पिस्टल और कारतूस बरामद करने के बाद पुलिस दोनों को धूमनगंज थाने लेकर आती है। कुछ वक्त वहां रुकती है और फिर वहां से कॉल्विन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रात करीब 10:25 पर वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पहले से मीडिया का जमावड़ा होता है, जहां पहले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जहां पहले से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त होते हैं। यहां पहुंचते ही अतीक और अशरफ की नजर मीडिया पर पड़ती है। वो राहत की सांस लेते हैं, उनके चेहरे से किसी अनहोनी की आशंका गायब हो जाती है। गाड़ी से उतरकर वो जैसे ही हॉस्पिटल कैंपस में एंट्री करते हैं, मीडिया भागकर उनके पास पहुंचती है, उनसे सवाल पूछने लगती है और वो खुलकर सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। पहले सवाल पर अतीक जवाब देता है
इसी बीच अगला जवाब अशरफ देने लगता है, लेकिन उसका जवाब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि हत्यारे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। 8 बजे से 10:30 बजे का यही वक्त था जिसमें हत्यारे अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए। इस दौरान उन्होंने पूरी रेकी की, पोजीशन प्लान की, एंगल बनाया और प्लानिंग के मुताबिक मीडिया के बीच पत्रकार बनकर खड़े हो गए। यह है अरुण। ये 3 यानी सनी, लवलेश और अरुण ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन इस पूरी साजिश को कैसे रचा गया, कहां प्लानिंग हुई, प्रयागराज ये शूटर कब पहुंचे, कितने दिन तक ये रुके वहां जाकर, ये आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अतीक और अशरफ को जीप से पुलिस ने उतारा, उतार के आगे बढ़े तीनों शूटर। ये आप देख रहे हैं, एक शूटर अशरफ के लिए था, एक शूटर अतीक के लिए और एक दोनों के लिए। 48 घंटे पहले ये हत्यारे प्रयागराज पहुंच गए। हत्यारों ने अस्पताल के पास एक कमरा लिया, यानी होटल में कमरा लिया। पहले तीनों शूटर्स ने हत्या के लिए रेकी की। वहां पहुंचने के बाद शूटर्स को पता था कि शूटर्स इंतजार कर रहे थे कि अतीक को रिमांड पर लिया जाए। रिमांड पर लिए जाने के बाद ये पहुंचे। इन्हें पता था रिमांड पर लिया गया तो मेडिकल भी होगा, मेडिकल कराने के लिए अस्पताल जाएंगे। नियोजित तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की इन्होंने। हत्या के बाद बिल्कुल प्लानिंग से देखिए इन्होंने वहीं पर सरेंडर भी कर दिया। हमलावरों ने पूरी तैयारी से इस वारदात को अंजाम दिया और पहले शूटर का टारगेट सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद था। लवलेश ने अतीक के सिर में सटाकर गोली मारी। दूसरे शूटर का टारगेट अतीक का भाई अशरफ था और अतीक के गिरने के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। 200 मीटर पर अस्पताल होने पर भी नहीं बच पाए दोनों। मौके पर कुछ सेकंड में अतीक अशरफ ने दम तोड़ दिया। वहां पर हत्या करने के बाद शूटर्स भागे नहीं, वहीं पर इन्होंने सरेंडर कर दिया।